Welcome to the daily Hindu analysis that we have been doing since last month, right? We started this on 25th of June. We have completed around 24, 25 odd days. I would request you, if you are watching it for the first time, please start watching it from the day we began it. Because if you're preparing for CLAT, this becomes very useful for you in your legal reasoning section, right? A lot of questions can be just answered from following the newspapers religiously and with the basic linkage of static, right? If you're preparing for CUET, GK plays a very important role in your part 3, right? If we talk about CLAT, it plays an important role in the legal reasoning part, the passages that you get in your English and critical reasoning section, and also a lot of questions that will be asked in the GK sections can be directly answered through these lectures, right? And if you're preparing for IP MAT, around 35% weightage is given to your interview rounds, है ना? And a lot of interviews, like तो आपका interview होगा, your interview would revolve somewhere around the international and national things happening around you. So it becomes very important for you to follow the newspaper. Chalo, we'll start. Today is 1st of August. The first article says India a bright spot, says government amid Trump tirade. अभी चलो let us understand this. देखो समझो इस चीज को. यूएस में यूएस का एक लॉ है विच इज काटसा जो कहता है काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू ट्रेड सैंक्शंस. अब मैंने आपको कल बताया था ट्रेड सैंक्शंस कैन बी ऑफ टू फॉर्म. अगर कोई दो कंट्रीज आपस में ट्रेड करेंगे तो लेट्स से समवन वुड बी एक्सपोर्टिंग समथिंग एंड इंडिया वुड बी इंपोर्टिंग समथिंग, राइट? तो ये ट्रेड हो रहा होगा. अब सिंस आई वांट टू प्रोटेक्ट माय ओन डोमेस्टिक इंडस्ट्री आल्सो, बिकॉज लेट्स से मान लीजिए अमेरिका हमें मिल्क का इंपोर्ट करने लग जाए, राइट? और जब वो मिल्क का इंपोर्ट करता हो हमको, तो हमारा जो लोकल इंडस्ट्री है शायद उसके रेट्स को सर्वाइव ना कर पाए, क्योंकि जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर तो चीप एंड बेटर पे फोकस करेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि ये मैन्युफैक्चर कहाँ पे हुआ है. तो हो सकता है यूएस का जो मिल्क है वो इंडियन मार्केट को डोमिनेट करने लगे. अब ऐसे सिचुएशंस में गवर्नमेंट क्या करती हैं, एक प्रोटेक्शनिस्ट अप्रोच यूज करती है, प्रोटेक्ट देयर ओन डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, राइट? किसी भी सेक्टर में हो सकता है, गुड्स के लिए भी हो सकता है, सर्विस के लिए भी हो सकता है. इसमें गवर्नमेंट्स करती क्या है, वो ट्रेड के कुछ ट्रेड कम हो जाए और उनकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री प्रोटेक्टेड रहे. नाउ योर ट्रेड बैरियर्स कैन बी ऑफ टू फॉर्म्स. वन इज योर barriers, सेकंड इज योर नॉन टैरिफ बैरियर्स. टैरिफ बैरियर्स वो बैरियर्स होते हैं जब आपको अपनी इंडस्ट्री प्रोटेक्ट करनी होती है तो आप टैक्स बढ़ा दो. तो लेट्स से यूएस इज इंपोर्टिंग अस लेट्स से 40 रुपीज़ अ लीटर मिल्क, तो हम उस पर 20 रुपीज़ लगा के उसको 60 रुपीज़ का कर देंगे, सो दैट इट कैन द इंडियन मिल्क इंडस्ट्री कैन कम्पीट विद इट, क्योंकि इंडिया की इंडस्ट्री भी अराउंड 60 रुपीज़ लीटर 70 रुपीज़ लीटर सेल करना चाहती है. ये हो गया डायरेक्टली टैक्स लगा के ट्रेड रोक दिया, ट्रेड कम कर दिया. दूसरा होता है नॉन टैरिफ बैरियर. इसमें आप कोई ना कोई रीजन ढूंढते हो सो दैट यू कैन स्टॉप इन द ट्रेड. जैसे नाउ यूएस इज विलिंग टू इम्पोर्ट मिल्क टू इंडिया. जनरली यूएस चाहता है कि इंडिया की मार्केट उसको मिले सो दैट इट कैन सेल इट्स मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स. अब इंडिया जानता है कि अगर ये यूएस से मिल्क आया इट विल बी कंपैरेटिवली चीपर. वाई? क्योंकि देखो, एक तो यूएस की जो कैटल्स हैं उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत हाई है, राइट? दूसरा रीजन क्या है, यूएस में मिल्क का उतना डिमांड नहीं है कंपेयर टू इंडिया, बिकॉज इंडिया में मोस्टली लेट्स से 35% पॉपुलेशन वेजिटेरियन है. अब ये 35% पॉपुलेशन जो वेजिटेरियन है, इसका प्रोटीन का एक बहुत बड़ा सोर्स क्या है, मिल्क. तो इंडिया में डिमांड ज़्यादा है. दूसरा, इंडिया में मिल्क इज ऑल्सो यूज फॉर रिलीजियस पर्पजेज, राइट? अब इंडिया ये बोल रहा है कि हमारे यहाँ जो मिल्क है एक तो रिलीजियस पर्पज से यूज होता है, इसीलिए वी विल नॉट इम्पोर्ट योर मिल्क. और उन्होंने यूएस से आने वाले मिल्क को बोल दिया नॉन वेज मिल्क. इंडियन गवर्नमेंट का कहना था जो यूएस से मिल्क आ रहा है दैट इज नॉन वेज, क्योंकि वो जो अपने कैटल्स को मेडिसिन फीड करते हैं, अपने कैटल्स को जो फूड फीड करते हैं, वो बेसिकली वो बहुत सारे एनिमल्स किससे बना होता है, ब्लड या फिर कोई एनिमल पार्ट से. तो ये बोल रहे हैं कि सिंस योर कैटल्स आर ईटिंग दैट नॉन वेज थिंग, तो योर मिल्क बिकम्स नॉन वेज, राइट? तो इंडिया ये नॉन टैरिफ बैरियर लगाने का कोशिश कर रहा है, राइट? चलो अब यहाँ पे वापस आते हैं. अमेरिका का एक लॉ है काटसा, विच मीन्स काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू ट्रेड सैंक्शंस. मतलब जो अमेरिका के दुश्मन है उनको काउंटर करने का तरीका है थ्रू ट्रेड सैंक्शंस. मतलब यूएस बोलता है कि इफ यू विल डू एनी बिजनेस विद रशिया,
इफ़ यू विल डू एनी ट्रेड और बिजनेस विद ईरान, और इफ़ यू डू एनी ट्रेड एंड बिजनेस विद साउथ सूडान, तो यूएस आप पे सैंक्शंस लगा देगा, क्योंकि अमेरिका इनको अपना एडवर्सरी मानता है, अपना दुश्मन मानता है। अब इंडिया, आपने अगर फॉलो किया हो इसको बराबर न्यूज़ को, तो मैंने आपको बताया था कि इंडिया ये चीज़ बोल रहा है कि वी विल कीप ऑन इम्पोर्टिंग रशियन ऑयल एंड रशियन हार्डवेयर फॉर मिलिट्री ऑल्सो, क्योंकि इनिशियली जब हम आज़ाद हुए थे तो वी वर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स सोवियत यूनियन, राइट, यूएसएसआर, विच लाइक ब्रोक इनटू 15 पार्ट्स एंड रशिया इज द मेन पार्ट राइट नाउ। तो हमारे बहुत सारे मिलिट्री इक्विपमेंट्स आज भी यूएसएसआर या फिर रशिया पे हम डिपेंडेंट हैं। तो वी वर नॉट विलिंग टू स्टॉप आर ट्रेड विद रशिया, ये भी रीज़न था। दूसरा मल्टीपल रीजंस हैं, एक आपको मैंने नॉनवेज मिल्क वाली बात बताई। ये सारे रीजंस को देखते हुए, और इसमें एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी था कि जो इंडिया एक्सपोर्ट करता था यूएस में, वो यूएस जो हमें इंपोर्ट कर रहा है, मतलब द अमाउंट दैट वी वर एक्सपोर्टिंग कंपेयर टू द अमाउंट दैट वी वर इंपोर्टिंग फ्रॉम यूएस, इसमें इंडिया ट्रेड सरप्लस में था, मतलब इंडिया फ़ायदे में था। तो ये सारे पॉइंट्स को कॉन्टेक्स्ट में रखते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया पे 25% टैरिफ लगा दिया। अब 25% टैरिफ लगाने से क्या होगा? मान लीजिए कोई 100 रुपीज़ में सप्लाई हो रही थी चीज़ यूएस में, अब उस पर 25% टैरिफ है, तो 25% टैरिफ लगते ही क्या हो जाएगा? वो चीज़ 125 की हो जाएगी, उसकी डिमांड अपने आप कम हो जाएगी, चीज़ महंगी होगी ना, तो थोड़ी डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग उस चीज़ की कम होगी, मैन्युफैक्चरिंग कम होगी, है ना, तो एम्प्लॉयमेंट कम होगा, एम्प्लॉयमेंट कम होगा तो लोगों की इनकम कम होगी, इनकम कम होगी तो वो कम डिमांड करेंगे मार्केट में, तो प्रोडक्शन कम हो जाएगा, इनकम कम होगी तो सेविंग्स कम होगी, तो देश में इन्वेस्टमेंट कम होगी, सेविंग्स होगी तभी तो इन्वेस्टमेंट होगी, है ना, और इनकम होगी तभी तो। देखो इनकम के दो पार्ट्स हैं, एक आप एक्सपेंडिचर करते हो, जो एक्सपेंडिचर करते हो उससे आप डिमांड करते हो, कुछ कंज्यूम करते हो, तो मार्केट घूमता है, क्योंकि आपने जो भी डिमांड किया वो कहीं पे प्रोड्यूस हो रहा है, या फिर आप कुछ पैसे बचाते हो, उस पैसे का क्या करते हो? सेव करते हो, जो पैसा आप सेव करते हो वो एज एन इन्वेस्टमेंट यूज हो रहा होता है ना, बैंक्स उसको आगे जाके लोन्स दे देते हैं। तो अभी इंडिया की डोमेस्टिक इंडस्ट्री पे फर्क पड़ेगा, हम जो भी एक्सपोर्ट करते थे यूएस को वो गिरेंगे। अब ये 25% टैरिफ आज से एप्लीकेबल है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला हम इसको स्टडी करेंगे कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इंडिया पे, एंड देन वील रिवर्ट बैक। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने कल व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, और डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात बोली कि नाउ वी एंड पाकिस्तान, सो यूएस एंड पाकिस्तान हैव साइंड एन अग्रीमेंट, है ना, जिसमें यूएस एंड पाकिस्तान नाउ विल एक्सप्लोर ऑयल फ्रॉम दिस ऑफशोर। तो ये माना जाता है जो पाकिस्तान का ऑफशोर है पानी वाला इलाका, यहाँ पे ऑयल रिजर्व्स हैं, बट पाकिस्तान इसको सही से कैपिटलाइज नहीं कर पाता, बिकॉज पाकिस्तान के पास ना तो फंड्स हैं और ना तो टेक्नोलॉजी है। अब यूएस विल हेल्प देम टेक्नोलॉजी तो दैट दे कैन एक्सप्लोर ऑयल फ्रॉम हेयर। अभी पाकिस्तान अपनी ऑयल नीड्स के लिए वेस्ट एशिया पे डिपेंड करता है। अगर ये चीज़ पॉसिबल हुई तो ये डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं, इफ़ दिस इज पॉसिबल, इफ़ वी आर एबल टू एक्सप्लोर दिस, देन पाकिस्तान इतना ऑयल रखेगा अपने पास कि उसको वेस्ट एशिया पे डिपेंड नहीं करना पड़ेगा, इसके साथ ही साथ उसके पास इतना सरप्लस ऑयल होगा कि वो इंडिया को एक्सपोर्ट करेगा। अब नाउ दिस इज अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट इसलिए है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को अब अच्छे रिलेशन रखने नहीं है इंडिया के साथ, उन्हें पता है ये चीज़ बोल के मैं पब्लिक सेंटिमेंट को हर्ट करूँगा। चलो तो दिस इज द न्यूज़ कि, अच्छा हाँ, इसके रिटेलिएशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल रही है, मतलब पीयूष गोयल बोल रहे हैं कल अपने संसद में, ये मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स, कि भाई इंडिया की इकोनॉमी तो बूम कर रही है, हम फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी हैं, और क्योंकि अमेरिका ने बोला है ना, यूएस ने बोला है कि इंडिया इज़ अ डेड इकोनॉमी, बोथ इंडिया एंड रशिया, बोथ इंडिया एंड रशिया आर डेड इकोनॉमीज। तो बट नाउ पीयूष गोयल हैज सेड कि हमने अभी ईएफटीए किया साइन, ये यूरोपियन फ्री ट्रेड जोन अग्रीमेंट जो साइन हुआ था, मैंने कवर कराया था, यूके के साथ हम एफटीए साइन कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ हम एफटीए साइन कर रहे हैं, और यूएई के साथ हम एफटीए साइन कर रहे हैं। एफटीए मतलब फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, एक देश से दूसरे देश में अगर कोई गुड सर्विस या इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर होगी तो वी विल ट्रीट ईच अदर इक्वली, है ना, विच इज दैट इज कॉल्ड एज फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। तो फिलहाल ये है, और दिस इज द कॉन्टेक्स्ट वाई दिस इज न्यूज़। आप याद रखो इंडिया ने किसके किसके साथ एफटीए किया है, इंडिया द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी राइट नाउ, और डेड इकोनॉमी खैर, और बाकी कुछ याद करने की जरूरत नहीं। कार्ड्सा इज समथिंग विच बिकम्स इंपॉर्टेंट, कार्ड्सा पढ़ के जाइएगा, नॉन वेज मिल्क पर पढ़ के जाइएगा, और बाकी आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। चलो ये पढ़ लेना, एंड देन यू स्टडी दिस ऑल्सो। चलो थैंक यू, आगे चलते हैं और दूसरी न्यूज़ पढ़ते हैं। सो दिस इज इट, क्वार्टर डे ऑफ 1 अगस्त। इफ़ यू आर वॉचिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, स्टार्ट वॉचिंग द प्रीवियस वीडियोज़, अभी इतने ज़्यादा नहीं है, मेक योर ओन हैंड रिटन नोट्स, जस्ट रिवाइज देम बिफोर यू आर गोइंग फॉर योर एग्जामिनेशन, क्लैट, सीयूईटी, आईपी मैट, आप जो भी देने जाते हो, है ना, एंड दिस वुड बी वेरी फ्रूटफुल टू यू। चलो, तो द फर्स्ट न्यूज़ इज अबाउट रामसर कॉप 15। ये क्या है? See, everyone agree that we need to protect our ecology, we need to protect our environment। environment कुछ नहीं होता है, हमारी सराउंडिंग्स होती हैं। अब ये बायोटिक भी हो सकती हैं, मतलब जिंदा, और ये ए बायोटिक भी हो सकती हैं। ए बायोटिक ऐसी चीज़ है जो वापस आ जाएगी, पर बायोटिक चीज़ वापस
नहीं आएगी। तो इसको प्रिजर्व करना ज़रूरी है कि इट एनिमल्स, इसीलिए हमने इंडिया में बना रखा है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड वेरियस अदर इनिशिएटिव, प्रोजेक्ट टाइगर, ये सारी चीज़ें एनिमल प्रोटेक्ट करने के लिए तो है। प्रोजेक्ट एलिफेंट है। फिर आपका इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट नाम का एक प्रोग्राम चलता है, तो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स चलते हैं। फिर हमें प्लांट्स को भी बचाना है ना, इसके लिए हमने बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया बना रखा है और मल्टीपल अदर इंस्टीट्यूट्स। फिर हमें साथ में ह्यूमंस का भी ध्यान रखना है ना, हमें अपने आसपास के इधर लैंड का भी ध्यान रखना है ना, एयर का भी ध्यान रखना है। तो हमने एयर के लिए मल्टीपल लॉज बना रखे हैं, एयर पोल्यूशन एक्ट बना रखा है, सेंटर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बना रखा है, सीपीसीबी बना रखा है, मल्टीपल अदर ऑर्गेनाइजेशन बना रखे हैं, नैक बना रखा है, एयर क्वालिटी इंडेक्स बना रखी है। तो मल्टीपल चीज़ें कर रखी हैं एयर के लिए भी। सफ़र एक चलता है वो बना रखा है, सफ़र स्कीम। अब इधर देखो लैंड के लिए भी कुछ कुछ करना तो ज़रूरी है। अब लैंड में हमने एक चीज़ देखी, जो सबसे इकोलॉजिकली सेंसिटिव लैंड होता है ना, वो होता है इकोटोन। इकोटोन क्या होता है? इकोटोन एक ऐसा एरिया जहाँ पे टू टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म मीट, या टू टाइप्स ऑफ हैबिटेट मीट। जैसे लैंड प्लस वाटर, इसको आप हिंदी में बोलते हो दलदल। लैंड प्लस वाटर दलदल, कोई कोस्टल प्लेन जहाँ पे ज़मीन और पानी मिल रहे हैं। जिस भी जगह पे ज़मीन और पानी मिलेंगे उसको बोलेंगे वेट लैंड, लैंड जो कि वेट है, क्योंकि यहाँ पे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बहुत हाई होगी, इसकी प्रोडक्टिविटी बहुत हाई होगी, राइट। और फिर यहाँ पे बहुत सारे, ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों का ये हैबिटेट होगा। चलो मल्टीपल रीजंस हैं, फूड सिक्योरिटी होगी बहुत सारे लोगों की, मल्टीपल रीजंस हैं। अब हमें ये वेटलैंड प्रोटेक्ट करने थे, क्योंकि मैंने बता दिया ये क्यों प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है ना। और दूसरा, ये जो वेटलैंड होते हैं ये कभी कोई पॉलिटिकल बाउंड्री नहीं देखते। मतलब ये मान लीजिए इंडिया पाकिस्तान है, तो यहाँ पे कोई वेटलैंड है, अब ये तो आधा पाकिस्तान में भी है और आधा इंडिया में भी है, तो दोनों की जिम्मेदारी है इसको प्रोटेक्ट करना। मतलब ये कोई ग्लोबल चीज़ ही कर पाएगी, ये कोई ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ही प्रोटेक्ट कर पाएगी। इसी को देखते हुए ईरान में एक शहर है रामसर, इट्स अ सिटी इन ईरान। रामसर में दुनिया भर के सारे देश मिलते हैं मोस्टली, और वो बात करते हैं वेटलैंड की प्रोटेक्शन की। और इसी को देखते हुए आता है रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन किस ईयर में होता है? ये 1971 में, है ना। रामसर कन्वेंशन 1971 एंड द डे वाज 22 फेब 1971। दैट इज व्हाई 2 फेब एवरी ईयर इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड वेटलैंड डे, वर्ल्ड वेटलैंड डे। अब रामसर कन्वेंशन आने से हुआ क्या? अच्छा, इंडिया ने इसको 1971 में साइन नहीं किया। ये कन्वेंशन आया 71 में, फिर ये रैटिफाई मतलब धरातल पे इम्प्लीमेंट हुआ 1975 में, एंड इंडिया साइंड इट इन द ईयर 1981। सो सिंस 1981 इंडिया इज अ पार्टी टू रामसर कन्वेंशन। अब रामसर कन्वेंशन में जो बॉडी में लोग बैठे हैं उनको एनुअली मिलते रहना होगा, या कुछ 2-3 सालों में मिलते रहना होगा, वेन एवर द नीड अराइज, राइट। जिसमें वो ये बताएंगे कि द वेटलैंड शुड बी यूज, बट द यूज शुड बी वाइज यूज। मतलब यूज़ तो करो बट वाइजली यूज़ करो, सस्टेनेबल यूज़ करो। अब उन्हीं की 15th नंबर की मीटिंग, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन मिलता है तो जो भी उसके मेंबर कंट्रीज हैं उस मीटिंग को बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की भी कॉप होती है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन की भी कॉप होती है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की भी कॉप होती है। सिमिलरली रामसर कन्वेंशन की भी कॉप होती है। प्लीज रिमेंबर ऑल ऑफ दीज फैक्ट्स। अच्छा, इसमें एक चीज़ और सीख लो, मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड। अब देखो रामसर लिस्ट में तो वो सारे वेटलैंड आ जाएंगे विच आर वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक, वो आ गई रामसर लिस्ट। लेकिन रामसर उन वेटलैंड्स पे भी काम कर रहा होगा जहाँ पे डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा होगा, जो वेटलैंड बहुत खस्ता हाल होंगे। तो इंडिया में ऐसे 2 वेटलैंड्स हैं जो मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में आते हैं, मतलब मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड की लिस्ट में आते हैं, जिनका हमें खास ध्यान रखना है। वन इज़ योर केबुल लामजाओ, वन इज़ योर केबुल लामजाओ, वेयर इज इट? इट इज़ इन मणिपुर, है ना। और दूसरा आप मुझको कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, चलो, इफ़ यू आर वॉचिंग इट सिंसियरली। तो अभी देखो रामसर कॉप 15 हुआ, इंडियाज रेजोल्यूशन टू द रामसर कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज ऑन प्रमोटिंग सस्टेनेबल लाइफस्टाइल फॉर द वाइज यूज ऑफ वेटलैंड्स अडॉप्टेड एट रामसर कोप 15 इन जिम्बाब्वे। याद क्या रखना है? कोप 15 कहाँ पे हुई? जिम्बाब्वे में। कहाँ हुई? जिम्बाब्वे में। तो देखो जो बेसिक्स पढ़ने थे, याद करने थे, वो मैंने अभी आपको पिछले स्लाइड्स में बता दिया कि भाई 2 फेब 1971 याद रखो, 2 फेब होता है वर्ल्ड वेटलैंड डे। पहला मीटिंग हुआ था रामसर में, 1971 में मीटिंग हुआ, 1975 में केम इन टू फोर्स, 1981 में इंडिया साइड। रिमेंबर ऑल ऑफ दिस। फिर एक मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड होता है जिसमें वेटलैंड ऑफ द वेटलैंड दैट आर गेटिंग डिग्रेडेड और let's say being exploited a lot, वो आते हैं। सो इन द फर्स्ट वन वाज केबल लामजाओ, सेकंड इज समथिंग विच यू हैव टू टेल मी। अब इसका कोप 15 हुआ, 15 टाइम मीटिंग हुई, इट टुक प्लेस इन जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे इज अ कंट्री इन अफ्रीका, है ना, सेंट्रल अफ्रीका में मिलेगा आपको, और इसका कैपिटल है हरारे। चलो
तो को-15 याद रखो कहाँ पे हुई, और इसमें इंडिया का एक रेजोल्यूशन था जिसको इन लोगों ने अडॉप्ट कर लिया। इन्होंने, इंडिया बोल रहा था वी शुड प्रमोट सस्टेनेबल लाइफस्टाइल्स फॉर द वाइज यूज ऑफ वेटलैंड। अब आपको याद होगा को-15 जब हुई थी, यूएन ट्रिपल सी की, एक यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज नाम की बॉडी है, तो क्लाइमेट चेंज को काउंटर करती है दुनिया में। उसका जब को-26 हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 26, तो मोदी जी ने एक स्लोगन दिया, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। मतलब हमें इस तरीके की अपनी लाइफस्टाइल रखनी चाहिए सो दैट आर एनवायरनमेंट इज सस्टेनेबल, सो दैट आर एनवायरनमेंट इज सस्टेनेबल। तो इसी को देखते हुए उन्होंने लाइफ दिया, और इसी से देखो इंस्पायर होकर इंडिया ने कराया प्रमोटिंग सस्टेनेबल लाइफस्टाइल फॉर द वाइज यूज ऑफ वेटलैंड्स। अगर हमें वाइज यूज करना है वेटलैंड का, तो हमें सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को इंप्लीमेंट करना होगा। सस्टेनेबल लाइफस्टाइल मतलब आप थोड़ा सा नेचर के आसपास रहो, ट्राई टू कंप्लीट योर वर्क इन द डे लाइट ओनली, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो, है ना, तो ये सस्टेनेबल लाइफस्टाइल। चलो, बाकी याद इतना ही करना है। इफ़ यू वांट द पीडीएफ ऑफ दिस एंड इफ यू वांट टू रीड इट, यू कैन इंस्टॉल आवर ऐप और गिव अस अ कॉल इन द ऑन द नंबर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन और समवेयर अराउंड द वीडियो, और यू कैन ऑल्सो इंस्टॉल आवर ऐप, वहाँ पे पीडीएफ्स अवेलेबल हैं। चलो, यू कैन रीड इट नाउ। द थर्ड न्यूज़ इज अबाउट प्रिवेंशन ऑफ लंपी वायरस डिजीज़। या देखो, बस इतना याद रखो, लंपी वायरस डिजीज़ आपके कैटल्स में होती हैं। लंपी वायरस डिजीज़ किसमें मिलेगी आपको? कैटल्स में। लम्स होते हैं ना, लम्स, गांठ, लम्स, तो लम्स जैसे आ जाते हैं ऐसे ऐसे। अब ये ना वेक्टर डिजीज से, वेक्टर जो होते हैं ना, वेक्टर, ब्लड सकिंग वेक्टर्स, वेक्टर मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाली चीज़। अब ब्लड सकिंग वेक्टर क्या होते हैं? मस्कीटो जैसे लोग, ये मस्कीटो से ट्रांसफ़र हो जाती है, तो एनिमल्स के बीच में ये ट्रांसफ़र हो जाती है अमंग अमंग वेक्टर्स लाइक मस्कीटो। अब अभी कोई प्रॉब्लम नहीं था, 10 साल से कोई केस नहीं आ रहा था, बट अभी हमारे ना गुजरात और महाराष्ट्र दोनों में इसके एक्टिव केसेस पाए जा रहे हैं। पर इंसानों के लिए घबराने की बात नहीं है, इसलिए हमें अपने कैटल्स का ध्यान रखना है। कैटल्स के लिए देखो, एक आपका बहुत फेमस मिशन चलता है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, राष्ट्रीय गोकुल मिशन। फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 48 कहता है वी शुड प्रोटेक्ट आवर कैटल्स, देयर शुड बी बैन ऑन काउ स्लॉटर्स। तो हम कैटल्स के लिए ऐसा नहीं कुछ कर नहीं रहे, हम बहुत कुछ कर रहे हैं कैटल्स के लिए, बट हमें और करने का ज़रूरत है। तो अभी फ़िलहाल इसको रोकना ज़रूरी है। अभी और एक चीज़ और समझो, अच्छा, इट इज़ अ वायरस, ये वायरस से फैलता है, तो लंपी ये है ना, लंपी वायरस डिजीज़, वायरस तो यहीं लिखा हुआ है। चलो, इसके अलावा एक चीज़ और याद रखो, ब्लड सकिंग कैटल्स लम्स थ्रू वेक्टर्स, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, आर्टिकल 48 ऑफ डीपीएसपी। याद रख सकते हो, लार्जेस्ट, इंडिया इज द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री, इंडिया इज द लार्जेस्ट मिल्क। एक चीज़ और याद रखो, घबराने की बात इंसानों के लिए एटलीस्ट नहीं है। क्यों नहीं है? इंसानों के लिए घबराने की चीज़ इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो डिजीज़ है, इट इज़ नॉट जूनोटिक। जूनोटिक डिजीज़ेज़ वो होती हैं जो एनिमल से ह्यूमंस में जा सकती हैं, जैसे आपका कोविड कोरोना बैट्स से ह्यूमंस में आ गया था, बैट्स से ह्यूमंस, B2H, बैट्स टू ह्यूमंस, बट दिस इज नॉट जूनोटिक। योर लंपी वायरस डिजीज इज नॉट जूनोटिक, हेंस इट कैनॉट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम कैटल टू ह्यूमंस। तो इंसानों के लिए डरने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल वी नीड टू प्रोटेक्ट आर, क्योंकि गाय हमारी माता है। चलो, तो हमें प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है अपने कैटल्स को। ठीक है, द रेजिस्टेंट फ्रंट एंड द यूएनएससी रिपोर्ट। इसमें कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। एक एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, आप सबने सुना होगा, जिसके बारे में, लश्कर ए तैयबा, LET, लश्कर ए तैयबा। तो लश्कर ए तैयबा ने अपना एक प्रॉक्सी ग्रुप बना रखा था, उसका नाम था आपका रेजिस्टेंस फ्रंट। मतलब ये कहते थे हम इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, बट ये थे किसके, एक तरीके से सब्सिडरी तहरीक है इसके, ये लश्कर ए लश्कर ए तैयबा, लश्कर ए तैयबा। तो इंडिया खास जोर लगा रहा था कि इसको भी आप ब्लैक लिस्ट करिए एंड रिकग्नाइज देम कि हाँ, दीज आर अ प्रॉक्सी ऑफ लश्कर ए तैयबा, बिकॉज लश्कर ए तैयबा पे बैन भी है इंटरनेशनल। तो फाइनली इंडिया को इसमें सक्सेस मिला और इन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ भाई, द रेजिस्टेंस फ्रंट इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, एंड दैट रिपोर्ट वाज पास बाय यूएनएससी। यहाँ पे यूएनएससी सीखना जरूरी है। यूएनएससी का रेजोल्यूशन नंबर 1267 है, ये यूएनएससी रेजोल्यूशन 1267। बट हमें सारे रेजोल्यूशन याद नहीं करने होते, ये इंडिया ने पास कराया है तो शायद थोड़ा याद रखो, बट यूएनएससी रेजोल्यूशन वो रेजोल्यूशन है जिसको यूएनएससी से पास कराना पड़ता है। यूएनएससी बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। यूएनएससी स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इट हैज़ इन टोटल 15 मेंबर्स, आउट ऑफ दोस 15 मेंबर्स 5 आर परमानेंट एंड 10 आर नॉन परमानेंट। ये 5 कौन से होते हैं? चाइना, यूएस, ब्रिटेन, फ्रांस एंड योर, ब्रिटेन, फ्रांस, यूएस, चाइना, वन मोर इज लेफ्ट। तो ये यूरोप के 2 हो गए, यूएस हो गया, चाइना हो गया, P5, चाइना हो गया, यूएस हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, एंड रशिया, ऑफ कोर्स रशिया। तो ये रशिया हो गया आपके P5। तो दीज आर परमानेंट 5, इनके पास होता है वीटो पावर। मतलब अगर इसमें से 5 में से एक भी चाह लेता है इसको पास नहीं करना है, तो ये पास नहीं होता। एक भी मना करेगा तो पास नहीं होगा रेजोल्यूशन, तो दिस इज कॉल्ड एज वीटो पावर। ये जो 10 होते हैं, दीज 10 आर इलेक्टेड फॉर 2 ईयर्स, है ना, दीज आर इलेक्टेड फॉर 2 ईयर्स। ये 2-2 साल में रोटेशन पे चेंज होते रहते हैं। इंडिया हैज़ बीन अ मेंबर टू इट थ्राइस, इंडिया इसका 3 बार मेंबर रह चुका अब तक, थ्राइस।
अभी लास्ट हम 2021-22 के टेन्योर में भी यूएनएससी के पार्ट थे। चलो दैट इज इट। यूएनएससी इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, वीटो पावर इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। बाकी इंडिया कहता रहता है कि वी वांट टू प्लीज एक्सपैंड दिस यूएनएससी, और इंडिया जो यूएन में रिफॉर्म्स चाहता है ना, उस यूएन रिफॉर्म्स में इंडिया की सबसे बड़ी डिमांड यही है कि यूएनएससी को एक्सपैंड करो, क्योंकि ये जो यूएनएससी था ये बनाया गया था आपका 1945 में, और आपके घर में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो 1945 की रखी हुई हो। तो दिस इज ऑब्सोलीट ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज दिस इज नॉट डेमोक्रेटिक। इंडिया कहता है कि दुनिया में 800 करोड़ की आबादी में 150 करोड़ हमें, हम तो इसमें है ही नहीं। मेक दिस मोर पार्टिसिपेटिव एट कंट्रीज लाइक इंडिया एंड ब्राजील, राइट। बट उसके काउंटर में कॉफी क्लब है, उसमें नहीं जाते, इट इज़ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। बट जैसे इंडिया 4 कंट्रीज है ना जो बोलती हैं कि हमें इसमें मेंबर बनना है, इंडिया के साथ ब्राजील और एक दो कंट्रीज है साउथ अफ्रीका वगैरह, ये चारों चाहते हैं वांट टू बिकम द पार्ट ऑफ यूएन। बट इनके काउंटर में इन 5 कंट्रीज ने लोग खड़े कर रखे हैं, उसको बोलते हैं कॉफी क्लब। तो ये कहता है यूएनएससी का एक्सपेंशन नहीं होगा, बस 5 ही लोग रहेंगे, मतलब 5 हैं उसमें 4 आना चाहते हैं। तो इन 5 ने 4 इनके अगेंस्ट और 4 खड़े कर दिए, जैसे पाकिस्तान, मैक्सिको। पाकिस्तान बोलता है कि अगर ये इंडिया आ रहा है तो हमें भी आना है, तो यूएनएससी में पार्ट बन जाए इंडिया इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। जिस तरीके का जियो पॉलिटिक्स अभी इंडिया का है, बहुत मुश्किल है। बट यूएनएससी याद रखो। फिर ये देखो ऑपरेशन शिव शक्ति क्या है। कल यार ना पूंछ बॉर्डर पे 2 टेररिस्ट आ रहे थे। ऑपरेशन महादेव इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन महादेव से हमने उन टेररिस्ट को मार गिराया है हु वर इन्वॉल्व इन द पहलगाम अटैक। मैंने कल बहुत अच्छे से कवर किया था ऑपरेशन महादेव भी, मैंने 1-2 क्लास पहले बहुत अच्छे से कवर किया था। ऑपरेशन शिव शक्ति नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट स्टिल कल पूंछ से 2 टेररिस्ट आ रहे थे जिसको हमारी आर्मी ने, इंडियन आर्मी ने गिरा दिया, मारा, और इसलिए उस ऑपरेशन का नाम रख दिया ऑपरेशन शिव शक्ति। तो 1 लाइनर है, बस इतना याद रखो। दैट इज इट फॉर टुडे एंड होपफुली आई विल सी यू ऑन मंडे। if you watching it, if you just started watching it, please make sure that you are watching the backlog videos also, because 20-22 videos हैं of around 20-25 minutes each. You should watch it, have a notebook of your own, of your own, take down your handwritten notes, revise them before your examination. This is going to be extremely helpful. IP MAT में your interviews would be sorted, QET में paper 3 और GK and the current affair parts would be sorted, and for CLAT it would be helpful in the passages of critical reasoning and English. Secondly, a lot of legal questions can be answered if you're following it regularly, because I take up legal news also. And thirdly, a lot of questions of your current affairs would become a cakewalk. So I would request you to please start watching it. And in case you want this PDF, you can install our app. It's available on both Play Store and App Store. Play Store में लिंक आपको नीचे मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में। ऐप स्टोर के लिए आप माई इंस्टीट्यूट सर्च करोगे। माई इंस्टीट्यूट सर्च करने के बाद यू विल बी आस्क्ड द ऑर्गेनाइजेशन कोड। द ऑर्गेनाइजेशन कोड इज ERAVU, ERAVU। ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही है उसके बाद भी there is a number given in the description box. You can give us a call on that number. Our team will try to reach out to you so that you are getting this PDF. And also, if you want to prepare for CLAT, CUET and IRIMAT, you should enroll into our courses if you like the content and the teaching style. Thank you for now. I shall meet you on Monday now. Thank you.